नमस्कार फ्रेंड्स। बीपीएससी 66 मेंस के लिए जो सीरीज चल रही है उसमें आज साइंस एंड टेक का ये 5th वीडियो होगा। तो इसमें आज ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एवरग्रीन टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए किए जाने वाले प्रयास में भारत का क्या योगदान है, चर्चा करें। भारत के संबंध में विशेष चर्चा इसमें करनी है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं मॉडल किस तरह से हम इंट्रोडक्शन पार्ट लिखेंगे। ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन में ये है कि दुनिया की अधिक औद्योगिक विकास की दौड़ ने प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ के रख दिया है, जिसके कारण वातावरण में ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव जो है बढ़ रहा है तथा सूरज की ट्रैपिंग क्षमता ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रही है, जिससे हमारा वातावरण ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो रहा है, जिसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आगे है हमारे वातावरण में ग्रीन हाउस गैस जैसे कि CO2, HFC, CFC, CH3 इत्यादि मौजूद रहती है, जो कि सूर्य से आने वाली विकिरण की ऊष्मा को रोक लेती है, जिससे वातावरण का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसमें वातावरण में ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन निम्न पाई चार्ट से हम देख सकते हैं किससे कितना ग्रीन हाउस गैस उत्पादित होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाई चार्ट के माध्यम से दिखा दीजिएगा तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम पाई चार्ट के माध्यम से बताते हैं। तो इसमें है इंडस्ट्रियल CO2 जो है सबसे ज़्यादा 65%, सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है CO2 है, इंडस्ट्रियल CO2। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्थान पे आपको आता है मेथेन। ठीक है, जैसे धान के खेत से या गोबर से निकलता है। उसके बाद थर्ड उत्तरदायी यहाँ पे है CO2 फॉरेस्ट वाला CO2 सबसे ज़्यादा, ये 65% CO2। ये आप चार्ट के माध्यम से दिखाइएगा तो इंप्रेशन आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे तो वही हमने लिखा है यहाँ पे CO2 का, तो अत्यधिक मात्रा में कल कारखाने से CO2 का उत्सर्जन, यही है ना, 65% इसका योगदान है। तो इस सबसे ज़्यादा ये उत्तरदायी है CO2। ठीक है, उसके बाद है ओजोन परत का क्षरण। ठीक है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। उसके बाद वनों की कटाई अंधाधुंध चल रही है। उसके बाद मानवीय क्रियाकलाप जैसे रेफ्रिजरेटर से फ्री निकलती है, जो कि ओजोन छिद्र करती है। उसके बाद CO2 का उत्सर्जन, AC लकड़ी का जलाना, यहाँ पे लकड़ी जलने से CO2 का उत्सर्जन होता है। ठीक है, रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं। ठीक है, कीटनाशक का उपयोग, इस सब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का खतरा रहता है। हानिकारक गैस जो वातावरण में ज़्यादा हानिकारक है CO2 का 1000 गुना HFC का प्रभाव। ठीक है, CO2 का एक जितना करेगा तो HFC उसका 1000 गुना उत्पन्न करेगा वो ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव देखते हैं क्या क्या होगा इससे। नेगेटिव पॉइंट, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से हमारे पृथ्वी पर क्या क्या घटनाएं होगी। तो इसमें पहली है कि फसल उत्पादन में गिरावट होगा। ठीक है, क्योंकि मौसम की अनियमित हो जाएगा। जब बारिश होना चाहिए वहाँ पे बारिश होगा नहीं, समय पर बारिश नहीं होगा तो ये फसल उत्पादन में गिरावट आएगा। ठीक है, बाढ़ तथा सूखे की समस्या, कभी भी मतलब ज़्यादा बारिश हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, तो इससे बाढ़ तथा सूखे की समस्या आ जाएगी। ठीक है, तटीय इलाका के डूबने की संभावना। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से तटीय इलाका के डूबने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। जलवायु परिवर्तन जिससे अनेक प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कृषि समस्या। ठीक है, बाढ़ सूखा, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, सब इससे हो जाएगा। ग्लेशियर के पिघलने से तटीय इलाके का खतरा तथा ताजे जल का अभाव। क्योंकि ग्लेशियर जितना भी पिघल रहा था, ताजे जल का अभाव हमारे पृथ्वी पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है जलवायु परिवर्तन से अनेक बीमारियों का प्रादुर्भाव होगा। ठीक है, देखिए ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाएगा तो बहुत सारी बीमारियाँ जन्म ले सकती है। उसके बाद पर्यावरण अनुकूलता, ये तो है ही। जीव जंतु के विलुप्त होने की संभावना होगा ही, जीव जंतु विलुप्त हो सकते हैं। तट के इलाके अगर डूब जाएंगे तो बहुत सारे जीव जंतु, जैव विविधता खत्म हो सकती है। तो हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल वार्मिंग ऑन क्लाइमेट चेंज 1.5 प्रकाशित हुआ था। ये तो हालांकि ये पुराना है,
फिर भी जिसके तहत अगर कार्बन उत्सर्जन को 2030 से 52 तक नहीं रोका गया तो वैश्विक औसत तापमान इतना से पार हो जाएगा। इसमें ये रिपोर्ट में कहा गया कि अगर 2030 से 52 तक अगर नहीं रोका गया तो ये 1.5 से पार हो जाएगा, जबकि पेरिस समझौता जो हुआ था तो इसमें बोला गया था कि 2 से नीचे ही हमें रखना है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर क्या क्या हम उपाय कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। तो पहला उपाय ये है कि किया गया था कि 1992 में प्रथम शिखर सम्मेलन में पर्यावरण का आयोजन हुआ था। प्रथम बार पर्यावरण के लिए कंसर्न सबने जाहिर किया था। तो उसके बाद 2012 में उसी शहर में जो जलवायु परिवर्तन पर कई तरह के समझौते अपनाए गए थे, जैसे एजेंडा 21, SDG सतत विकास के लिए। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल 1991 में ग्रीन हाउस गैस को नियंत्रित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके लिए कार्बन क्रेडिट की व्यवस्था की गई। इसके तहत ये कहा गया कि कार्बन जो भी कम उत्पादित करेगा तो वो क्रेडिट उसे मिल जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट है कानकुन सम्मेलन में ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट COP21 COP21 में विश्व के लगभग सारे देश ने ये मान लिया कि औसत तापमान 2 डिग्री से नीचे ही रखना है। ठीक है, भारत द्वारा किए जा रहे इसमें प्रयास, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत द्वारा क्या क्या प्रयास किया जा रहा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, 8 जो मिशन 2008 में हमारा जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना में जो शुरुआत की गई थी, तो इसके तहत 8 प्राथमिकता वाले राष्ट्रीय मिशन का पर ध्यान दिया गया था। ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें पहला मिशन है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन। इसके तहत 100 गीगावाट का उत्पादन हमें ऊर्जा उत्पादन करना है, तो पता ही होगा। नेक्स्ट है ऊर्जा क्षमता बढ़ाने का मिशन, सेकेंड है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। धारणीय कृषि मिशन, ठीक है। उसके बाद जल संरक्षण मिशन, उसके बाद हिमालय परिस्थिति तंत्र को टिकाऊ बनाने के लिए मिशन, उसके बाद हरित भारत मिशन, ठीक है। उसके बाद सतत पर्यावरण मिशन, उसके बाद जलवायु परिवर्तन के ज्ञान के लिए रणनीतिक मंच, इसको रणनीतिक मंच बनाया जाएगा जिससे जागरूक किया जाएगा जनता को। इस प्रकार 2022 तक अगला पॉइंट है इसमें। पहला पॉइंट तो ये था कि 2008 में ये जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई थी। भारत द्वारा सेकेंड कार्य ये है। 2022 तक BS4 से सीधा BS6 पर करने का लक्ष्य है। भारत द्वारा और भी है कंपा फंड की स्थापना की गई थी, जिसके द्वारा जो भी पेड़ काटेगा, उद्योग लगाएगा तो उसको पेड़ लगाना पड़ेगा। उसके बाद जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया, जैसे बिहार में 22 दिसंबर 2008 को बिहार में बंद कर दिया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय हरित गोवर्धन योजना और राष्ट्रीय हरित मार्ग योजना की शुरुआत, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष देते हैं। तो आज पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग तथा क्लाइमेट चेंज से प्रभावित है। विश्व को चाहिए कि SDG की तर्ज पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तर्ज पे काम करे, नहीं तो हमारी भावी पीढ़ी को जो है काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अतः इस पर विश्व को सहमति से कार्य करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए आगे अगले वीडियो में।